बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नेक्स्ट लेक्चर जिसमें हम प्रीवियस लेक्चर में हम लोग अपने शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 के 12 शॉर्ट क्वेश्चन अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग मूव करते हैं टू द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में जो स्टेटमेंट में पूछा जा रहा है वो कह रहा है कि हाउ वुड द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड हैव टू बी ओरिएंटेड इफ दे वर टू बी कंबाइंड टू गिव अ रिजल्टेंट इक्वल टू अ वेक्टर ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड। कहता है कि दो वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन डिफरेंट है। सेम मैग्नीट्यूड के दो वेक्टर्स को हम लोग किस तरह अरेंज करेंगे कि जो रिजल्ट के तौर पे हमें तीसरा वेक्टर मिले वो भी उसी मैग्नीट्यूड का मिले। ठीक है, मीन टू से कि जब हमने उसको अरेंज करके रिजल्टेंट वेक्टर ड्रा करना है तो इट इज ऑब्वियस दैट देयर विल बी अ क्लोज शेप। अगर आपने क्लोज शेप बनानी है, तीन वेक्टर्स हैं तो देयर विल बी अ ट्राइंगल। अब हमने एक ऐसी ट्राइंगल देखनी है जिस ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल बनती हों। तो ज्योमेट्री के अंदर अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास एक ट्राइंगल आती है विच इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास एक ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं एंड ऑल ऑफ इट्स थ्री इंटरनल एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स भी इक्वल होती हैं, जिसके तीनों इंटरनल एंगल भी इक्वल होते हैं, दो दैट एंगल इज ट्राइंगल इज नॉन एज इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो फॉर एग्जांपल मैं एक डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक ए वेक्टर हमारे पास, इसी मैग्नीट्यूड का हम एक दूसरा वेक्टर ड्रा करते हैं बी वेक्टर। अब इन दोनों वेक्टर्स का आपस में एंगल हमने चेक करना है तो वो एंगल हम यहाँ से एक्सटर्नली देखेंगे। बोथ द वेक्टर, अगर इंटरनल एंगल हम लोग 60 डिग्री ड्रा करते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने हैं और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर हम लोग तीनों एंगल सेम रखते हैं। सम ऑफ द इंटरनल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सो अगर हम उसको डिवाइड बाई 3 कर दें तो ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। अगर इन दोनों का इंटरनल एंगल 60 डिग्री है तो इट मीन्स कि एक्चुअली इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल होगा दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। मीन्स अगर दो वेक्टर्स को हम लोग इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हैं उनको हम 120 डिग्री एंगल के ऊपर अगर अलाइन करें तो उनके जो रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो भी सेम मैग्नीट्यूड का होगा। ठीक है, ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री का बन जाएगा और ये तीसरा एंगल जो होगा दिस विल आल्सो बी ऑफ 60 डिग्री। इसी तरह अगर यहाँ पे हम लोग इनके एक्सटर्नल एंगल्स चेक करने की कोशिश करें तो इनके दरमियान जी एंगल भी 120 डिग्री का होगा। यहाँ पे अगर इस एक वेक्टर का हम इनके दरमियान चेक करें तो इनके दरमियान जो एंगल होगा हमारे पास वो 120 डिग्री का ही होगा। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप में जब हम तीन वेक्टर्स को अलाइन करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो दोनों ऐड किए गए वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.14। इस शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास दो फोर्सेस हैं। एक फोर्स का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 60 न्यूटन एंड अदर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 35 न्यूटन। तो कहता है कि कैलकुलेट करें कि हमारे पास नीचे इसने तीन ऑप्शन बता दिए। कहता है उनका कैलकुलेट करें कि जो उनका सम होगा वो इन तीनों में से किस एक वैल्यू के अंदर या रेंज के अंदर होगा। 75 न्यूटन एंड अदर इज 20 न्यूटन। तीन ऑप्शन है हमारे पास, हमने इन तीनों में से करेक्ट ऑप्शन देखना है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। पिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड टेल व्हाई इज इट ओनली वन ऑफ द थ्री दैट इज करेक्ट। तो कहते हैं इन तीनों में से चेक करें कि दो वेक्टर्स को जब हमने ऐड अप किया, कंबाइन किया तो रिजल्टेंट के तौर पे जो फोर्स आ रही है वो कौन सी फोर्स बनती है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर हम इन दोनों फोर्सेस का सम अप करें F1 प्लस F2 तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू आती है डैट इज 60 प्लस 35 एंड इट इज इक्वल टू 95 न्यूटन। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लें तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी F1 माइनस F2 दैट इज 60 माइनस 35 सो इट विल बिकम्स 25 न्यूटन। मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम किसी भी एंगल के ऊपर अगर हम उसको प्लॉट करके फाइंड करने की कोशिश करें तो जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है डैट इज 25 न्यूटन और जो मैक्सिमम आ सकती है डैट इज 95 न्यूटन। हमारे पास तीन वैल्यूज गिवन है, इसमें से 100 का देखा जाए तो हमारी अपर लिमिट 95 न्यूटन है, लेकिन 100 उससे भी ज़्यादा आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आंसर। यहाँ पे देखें तो 20 न्यूटन है, हमारे पास जो बिलो मार्क है
जो थ्रेशोल्ड वैल्यू हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ सकती है दैट इज 25 न्यूटन. 20 इज आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द आंसर बिकॉज इट इज मोर बिलो देन द थ्रेशोल्ड वैल्यू. फिर हमारे पास एक ही वैल्यू बचती है दैट इज 75 न्यूटन विच लाइज इन बिटवीन द रेंज ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू. सो द करेक्ट आंसर विल बी 75 Newton. Students, our next question is question number 15, in which the statement is, suppose the sides of a closed polygon represents vectors arranged head to tail rule. What is the sum of these vectors? स्टेटमेंट को गौर से समझें. मैंने आपको स्टार्ट में कुछ पिछले क्वेश्चन में बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब भी हम वेक्टर्स को अरेंज करें और अरेंज करने के बाद हमारे पास एक क्लोज शेप बन जाए, इट मे बी ऑफ एनी टाइप. ट्राइंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकती है, पॉलीगन हो सकती है, हेक्सागन हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है, पेंटागन, कुछ भी हो सकता है. जब एक अरेंजमेंट के दौरान एक क्लोज शेप बन जाएगी उस वक्त उन वेक्टर्स का जो सम और रिजल्टेंट होगा वो जीरो हो जाएगा. कहते हैं कि हमारे पास एक पॉलीगन है. पॉलीगन बेसिकली एक 6 साइडेड शेप होती है जिसके अंदर हम लोग 6 वेक्टर्स को ऐड अप कर रहे हैं. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर एंड द सम इज इक्वल टू 0. मैं अगर डायग्राम बना के दिखाने की कोशिश करूं, एक पहला वेक्टर बनेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. ये जो हमारे पास एक शेप बन रही है, दिस शेप इज नॉन एज पॉलीगन. सी डी ई वेक्टर एंड दिस इज एफ वेक्टर. यहाँ पे देखें कि फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ऑलरेडी आपस में ज्वाइन हो गए हैं. जो रिजल्टेंट प्लॉट किया जाता है वो प्लॉट ही फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेकर लास्ट वेक्टर के हेड तक ज्वाइन किया जाता है. जब ऑटोमेटिकली लास्ट वेक्टर की टेल हेड फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ मिल चुका है, नाउ देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू ड्रा एनी रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस क्लोज शेप. व्हेनेवर देयर इज अ क्लोज शेप, एट दैट टाइम द रिजल्टेंट ऑफ दोज वेक्टर्स विल बी इक्वल्स टू 0. Now here we are skipping the question number 16. Then we will move to the question number 2.17. Statement में वो पूछता है name 3 different conditions. Sorry, if all the components of vectors a1 and a2 are reversed, then how it will alter the product a1 cross a2. कहता है कि इसके अंदर दोनों वेक्टर्स में हम इनके तमाम कंपोनेंट्स को रिवर्स कर देते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख के आपको कुछ समझाता हूँ. a1 इज इक्वल्स, लेट्स सपोज इसको हम लिख देते हैं a1x i यूनिट वेक्टर प्लस a1y इंटू j यूनिट वेक्टर. इसी तरह a2 को लिख लें a2x i यूनिट वेक्टर प्लस a2 इंटू y j यूनिट वेक्टर. ठीक है. इट सेज कि हम इसमें तमाम कंपोनेंट्स इसके जो है उनको रिवर्स कर देते हैं. तमाम कंपोनेंट्स को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारे पास a1 वेक्टर है उसको हम a1 के बजाय माइनस a1 कर देते हैं. इट मीन्स कि यहाँ पे आ जाता है माइनस a1x i यूनिट वेक्टर माइनस a1y इंटू j यूनिट वेक्टर. इसी तरह a2 को भी हम माइनस a2 कर देते हैं, माइनस a2 इंटू x यूनिट i यूनिट वेक्टर minus a2y into j unit vector. This will become minus a2. Now again we take this cross product, that is minus a1 cross minus a2. यहाँ से सिंपली अगर देखा जाए तो नेगेटिव और नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे. सो इट विल सिंपली गिव्स अस a1 क्रॉस a2. अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसकी प्रोडक्ट लेके इस चीज़ को प्रूफ करना चाहें तो सिंपली हम इनकी कंपोनेंट्स यहाँ पुट करेंगे. पुट करके हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट जब ओपन करते हैं तो करस्पॉन्डिंगली सॉल्व करने के बाद अगेन हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी a1 क्रॉस a2 विद अ पॉजिटिव साइन. जहाँ पे जो दोनों नेगेटिव साइन होंगे वो दोनों नेगेटिव साइन एक्सक्लूड हो जाएंगे. इट मीन्स कि अगर हम उसके तमाम कंपोनेंट्स को रिवर्स कर भी दें तो स्टिल हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट होगी दो वेक्टर्स की वो अनचेंज रहेगी, वो अनवेरिएंट रहेगी, इनवेरिएंट रहेगी. ठीक है. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट का दे रहा है, कहता है कि हमें कोई ऐसी 3 कंडीशंस बताएं जिन कंडीशंस के तहत a1 क्रॉस a2 दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल हो सकती है. तो इसमें हमने 3 डिफरेंट कंडीशंस बतानी है. पहली कंडीशन हम ये लिख सकते हैं कि a1 और a2 बोथ आर
नल वेक्टर्स, या तो ये दोनों नल वेक्टर्स हों, दोनों या दोनों में से कोई एक। अगर नल वेक्टर है एट दैट टाइम देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो एक्सपेंड की जाती है इसको हम लोग डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं आई जे के। अगर ए किसी कंप्लीट लाइन को हम 0 कर दें, ए एक्स ए वाई इंटू ए जी, तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट कि आइदर एनी रो और एनी कॉलम इज कम्प्लीटली जीरोड, then the result of that determinant will be equals to 0। यहाँ पे क्वेश्चन यही पहली कंडीशन मैंने यही बताई कि A1 या A2 दोनों या दोनों में से कोई एक अगर एक नल वेक्टर बना रहा है तो एट दैट टाइम क्या होगा कि ये दोनों की जो प्रोडक्ट होगी क्रॉस प्रोडक्ट वापस में इक्वल टू 0 हो जाएगी। जो सेकंड कंडीशन इसकी आती है, सेकंड कंडीशन में क्या है कि A1, अब क्रॉस प्रोडक्ट जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसके एक्सपेंशन में हमारे पास साइन थीटा आता है। अब बाकी दोनों कंडीशंस के लिए हमने ये चेक करना है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वो किस पॉइंट पे 0 होती है। ठीक है, तो अगर टेबल से देखा जाए तो साइन 0 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है और फिर साइन 180 डिग्री जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। इट मीन्स कि इफ़ A1 इज़ पैरेलल टू A2, ये जो दो वर्टिकल लाइंस इस तरह डाली जाती हैं, दिस इज अ सिंबल ऑफ पैरेललिज्म। ठीक है, ये शो करता है कि यहाँ पे जो दो वेक्टर या दो लाइंस जिनका हम जिक्र कर रहे हैं वो दोनों आपस में पैरेलल आ रही हैं। इसी तरह अगर इस तरह का कोई सिंबल डाला जाए तो इट रिप्रेजेंट्स द परपेंडिकुलरिटी। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा A1 इज पैरेलल टू A2, थीटा विल बी इक्वल्स टू 0 डिग्री, hence product will be equals to 0। और जो तीसरी कंडीशन हमारे पास यहाँ पे बनती है, that third condition is A1 is एंटी पैरेलल। यहाँ पे एंटी पैरेलल की बात करेंगे कि if A1 and A2 both have angle equals to 180 degree, then again the value of sin theta will be equals to 0। Students, our next question is question number 19, in which there is two parts। स्टेटमेंट क्या कहता है कि आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। पहले तो आपने स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि वो स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, फिर आप जो भी आप उसका आंसर देते हैं ट्रू या फॉल्स, यू हैव टू गिव द रीज़न विद अलॉन्ग विद दिस। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नाइदर मूविंग नॉर इट इज़ रोटेटिंग। क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि ना तो बॉडी मूव कर रही होगी ना ही बॉडी रोटेट कर रही होगी। मीन देयर विल बी अ कंप्लीट रेस्ट, देन देयर इज ओनली इक्विलिब्रियम, अदरवाइज इक्विलिब्रियम इज इम्पॉसिबल। तो ये स्टेटमेंट जो है अगर हम टेक्स्ट के मुताबिक देखें तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज जब हमने डायनामिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस किया था तो डायनामिकल इक्विलिब्रियम में हमने ये कहा था कि बॉडी मूव कर रही होगी या रोटेट कर रही होगी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके ऊपर एक्ट करने वाली फोर्स वेरी नहीं करती, ना ही उसके ऊपर एक्ट करने वाला टार्क वेरिएट करता है। नेट सम ऑफ टार्क इस तरह जो फोर्सेज होंगी वो 0 आ जाएंगी। ठीक है, दैट इज़ वाई जो डायनामिकल इक्विलिब्रियम है वहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन है बट स्टिल बॉडी इज इन मोशन। लेकिन इसने जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया कहता है कि इसका इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि बॉडी कंप्लीट रेस्ट में होगी, ना वो मूव कर रही होगी ना ही रोटेट कर रही होगी। सो दिस स्टेटमेंट इज false statement। सेकंड स्टेटमेंट में कहता है कि if coplanar forces acting on a body form a closed polygon then the body is said to be in equilibrium। कहता है कि जो उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं फोर्सेज एक्ट कर रही हैं बॉडी के ऊपर, वो सारी की सारी फोर्सेज मिलती हैं तो मिलकर वो एक क्लोज पॉलीगॉन बनाती हैं। पॉलीगॉन अभी हमने पीछे क्वेश्चन नंबर 15 में डिस्कस किया था कि जब फोर्सेज मिलकर एक क्लोज्ड पॉलीगॉन बना देती हैं तो उन फोर्सेज का जो सम होता है वो सम ऑफ फोर्सेज 0 के इक्वल आ जाता है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो स्टेट करती है वो यही कहती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 0, देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चूंकि स्टेटमेंट में उसने यही बात की है कि 6 फोर्सेज जो पॉलीगन बना रही हैं वो सारे इसके ऊपर मिलकर एक क्लोज शेप बना देती हैं, सिंपली सम ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू 0 एंड हेंस वी कैन से दैट द बॉडी विल बी इज इन इक्विलिब्रियम एंड हेंस द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। नाउ we will move to the next question, that is question number 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर जो स्टेटमेंट वो दे रहा है कहता है कि a picture is suspended from a wall। आपने दीवार के साथ एक पिक्चर्स हैंग की है
बाई टू स्ट्रिंग्स, दो रस्सियाँ उसके साथ कोई बांध दिए, शो बाई डायग्राम द कन्फिगरेशन ऑफ द स्ट्रिंग्स फॉर विच द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी मिनिमम। कहता है कि हम उसके साथ किस तरह वो स्ट्रिंग्स उस अटैच करें कि जब हमने वो फ्रेम हैंग किया हुआ है तो उन स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन आ रही है वो टेंशन मिनिमम हो, मैक्सिमम ना हो, कम से कम टेंशन, तो कम से कम उसके ऊपर टेंशन जो है वो स्ट्रिंग्स के अंदर प्रोड्यूस हो। सपोज करें कि हम एक इस तरह के हमारे पास फ्रेम ड्रा कर लेते हैं, जिस फ्रेम को हमने यहाँ पे हैंग कर लिया बाय अटैचिंग टू स्ट्रिंग्स, और इस बॉडी का जो वेट है इस फ्रेम का वो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। द वेट ऑफ द फ्रेम इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये हमारे पास अपर एंड है जहाँ पे हमने इसकी स्ट्रिंग्स को बांधा हुआ है, टाई किया। यहाँ पे हमारे पास फ्रेम है जहाँ पे स्ट्रिंग्स को हमने फ्रेम के साथ टाई किया हुआ है। अगर फ्रेम वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो कीप इन माइंड की जो टेंशन होती है वो हमेशा अपवर्ड जाती है अगेंस्ट द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। टेंशन अपवर्ड है, इस स्ट्रिंग में भी टेंशन है और इस स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन है। सिंस टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एनी वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू इट्स कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस टेंशन को हम इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेते हैं। जब हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो इसके लिए जब परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, तो ये इसका हॉरिजॉन्टल है, ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। ये जगह हमारे पास ये जो साइन बनेगा यहाँ पे, दिस विल बी टी cos थीटा इफ दिस इज एंगल थीटा, और ये जो वर्टिकल आ रहा है दिस विल बिकम्स टी साइन थीटा। इसका जो कंपोनेंट होगा इसकी डायरेक्शन एक इधर होगी और एक डायरेक्शन इधर होगी। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल अगर अरेंज करके ये वेक्टर रिजल्टेंट बनाना हो तो इन कंपोनेंट्स को इसी डायरेक्शन में ही अलाइन करेंगे। अगर इस टेंशन को रिजॉल्व करें तो अगेन इसके भी दो कंपोनेंट्स आएंगे। इफ दिस इज एंगल थीटा देन दिस विल बिकम टी cos थीटा एंड दिस विल बिकम टी sin थीटा। बोथ द sin थीटा कंपोनेंट्स आर इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखा जाए तो एक का टी cos थीटा इस डायरेक्शन में है, दूसरे का टी cos थीटा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सिंस बोथ द टेंशंस आर इक्विवेलेंट, सो दोनों का जो x कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। यहाँ पे देखें तो मैग्नीट्यूड सेम होने के साथ साथ उन दोनों x कंपोनेंट्स की जो डायरेक्शन हमारे पास आ रही है वो डायरेक्शन भी जीरो आ रही है, सॉरी डायरेक्शन ऑपोजिट आ रही है। That is why the sum of the forces along the horizontal component will be equals to 0. Simply हम यहाँ पे लिख सकते हैं summation fx will be equals to 0. अब हम यहाँ पे लेते हैं वर्टिकल फोर्सेस लेते हैं कि वर्टिकल फोर्सेस को हम बैलेंस करके चेक करेंगे। वहाँ पे चूँकि हमने इसको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है तो वी हैव टू फाइंड अ कंडीशन when sum of all the forces acting on the frame should be equals to 0. All horizontal forces should be equalized to 0. All vertical forces should also be equalized to 0. तो यहाँ पे जब हम वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं तो वर्टिकल केस में देखें टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा, दो दफ़ा टी साइन थीटा आ रहा है। ये वो फोर्सेस हैं वर्टिकल जो हमारी अपवर्ड एक्ट कर रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस थी, and these are the vertical forces. वर्टिकल फोर्सेस में अगर देखा जाए तो टी साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये वो टी साइन थीटा वाली फोर्सेस जो अपवर्ड जा रही हैं, इसको हम बैलेंस करने के लिए इक्वल करेंगे, इक्वल टू दैट फोर्स विच आर एक्टिंग डाउनवर्ड, एंड डाउनवर्ड केस में हमारे पास सिर्फ एक फोर्स है, दैट इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ से अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें दिस विल बिकम्स 2t sin थीटा इक्वल्स टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हमने टेंशन कैलकुलेट करनी है कि स्ट्रिंग में टेंशन कब जो है वो मिनिमम होगी। तो टेंशन मिनिमम करने के लिए हम t को सेपरेट कर लेते हैं, इट विल गिव अस वेट ओवर 2 sin थीटा। बच्चे इस इक्वेशन को गौर से देखें, हमने टेंशन को मिनिमम करना है। यहाँ पे हमारे पास इस फार्मूले के अंदर 3 टर्म्स आ रही हैं। वन इज द वेट, हमारे पास एक ही फ्रेम है, हमने फ्रेम को चेंज नहीं करना। सो फॉर द प्रेजेंट केस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल रिमेन कांस्टेंट। 2 एक सिंपल कांस्टेंट नंबर है, वेट भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट है। इट मीन्स कि जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर इट इज स्ट्रांगली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। हमने टेंशन को मिनिमाइज करना है। यहाँ पे देखिए टेंशन के साइन थीटा के साथ एक इन्वर्स रिलेशन बन रहे हैं। सिंस टी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, हमने टेंशन को मिनिमम करना है तो साइन थीटा को हम मैक्सिमाइज करेंगे।
साइन थीटा की वैल्यू अगर देखा जाए, साइन या काज या कोई भी वैल्यू जब हम जिसको देखते हैं तो उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होती है और उनकी मिनिमम वैल्यू उनकी -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। साइन थीटा की यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम वैल्यू पुट करें, सिंस साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू इट इज इक्वल टू 1, सो यहाँ से हम थीटा निकाल लेते हैं, फिर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1। अब जो वैल्यू थीटा की हमारे पास आएगी, स्ट्रिंग फ्रेम के साथ वो एंगल बनाएगी, वो थीटा एंगल बनाएगी, तो उस वक्त उन स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन होगी वो टेंशन अपनी मिनिमम वैल्यू के ऊपर होगी। यहाँ से अगर थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 और साइन 1 देता है हमें उस वक्त जब ये 90 डिग्री पे होता है। इट मीन्स कि जब हम स्ट्रिंग्स को फ्रेम के साथ 90 डिग्री एंगल के ऊपर टाई करेंगे, उस वक्त फ्रेम स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन होगी दैट टेंशन विल बी मिनिमम। और अगर मैं उसको डायग्राम बना कर समझाने की कोशिश करूं, सो दिस फ्रेम, ये हमारे पास एक फ्रेम है, इसके साथ स्ट्रिंग्स का हम लोग इस तरह टाई करेंगे, ये दोनों स्ट्रिंग्स इसके साथ 90 डिग्री के एंगल ड्रा कर रही हूँ, सो इन दिस केस द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विल बी मिनिमम। ये हमारे पास वो केस है जब टेंशन स्ट्रिंग्स के अंदर हमारे पास मिनिमम आएगी। Our last question of chapter number 2, that is, can a body rotate about its center of gravity under the action of its weight? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारे पास जो कोई भी सिस्टम है तो क्या वो अपने अंडर द एक्शन ऑफ इट्स वेट वो अपने किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जब हम अगर इसको हम देखें, कोई भी ऑब्जेक्ट लेट्स सपोज उसका सेंटर पॉइंट है जिसके अबाउट वो रोटेट करता है, इसके साथ आपने इसको हैंग कर दिया, वेट जिसका है वो हमेशा सेंटर से डाउनवर्ड एक्ट करते हैं। टार्क प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास जो रिलेशन आता है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ तो हमारे पास फोर्स है जो ये वेट एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन उसके लिए मोमेंट आर्म चाहिए। कीप इन माइंड कि जब मोमेंट आर्म 0 होगा, मोमेंट आर्म बेसिकली वो डिस्टेंस होता है जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से लेकर पॉइंट ऑफ रोटेशन तक होते हैं या एक्सेस ऑफ रोटेशन के दरमियान होते हैं। इस केस में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और एक्सेस ऑफ रोटेशन दोनों एक ही कॉमन पॉइंट है। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास जो मोमेंट आर्म होगा आर, दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0 एंड हेंस टार्क ऑफ द ऑब्जेक्ट 0 into f, thus the total torque will become equals to 0. It means any object cannot rotate about its center of gravity under the action of its weight. अगर उसने उस पॉइंट के ऊपर रोटेट करवाना है तो हमें फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रल पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट के ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। Students, our next lecture is our next lecture we are going to discuss the numerical problems of chapter number 2. In previous 3 lectures we have so far discussed the short questions from exercise, and now we are going to solve the numerical problems. Our first numerical problem in which he states that suppose in a rectangular coordinate system a vector A has its tail at point maybe point named as -2 and to -3 and its tip at point B which is 3,9 which is at 3,9. Determine the distance between the two points. आपने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस डी जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग डाटा लिखते हैं। डाटा लिखने के बाद देन इसको साइड पे आप हेडिंग करते हैं सोल्यूशन की और वहाँ से आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि एक वेक्टर है, हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई उसमें अंदर एक पी पॉइंट है और एक क्यू पॉइंट है, इसके दरमियान कोई एक वेक्टर लाई कर रहा है इस तरह। तो कहता है कि इस पी और क्यू पॉइंट के दरमियान ये डिस्टेंस डी कितना आ रहा है, ये डी डिस्टेंस आपने कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मैथमेटिक्स का रूल है कि आपने यहाँ पे पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ओ क्यू माइनस ओ पी, जो क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर है जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको पी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास सिंपली ये पी क्यू डिस्टेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्यू वेक्टर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू के वो पुट कर देते हैं 3,9 माइनस पी के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं -2 into -3। सो दिस विल गिव्स अस एक्स में से पहला कंपोनेंट माइनस होगा, दूसरे में से दूसरा कंपोनेंट। यहाँ पे जो फर्स्ट कंपोनेंट आता है इस ऑर्डर्ड पेयर के अंदर
फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स द x कोऑर्डिनेट एंड सेकंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट्स द y कोऑर्डिनेट। जब भी हम एक ऑर्डर्ड पेयर की शेप में उसको लिखते हैं तो हमेशा पहला कंपोनेंट x का होता है, दूसरा कंपोनेंट y का होता है। अगर 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर बात कर रहे हो तो फिर तीसरा कोऑर्डिनेट उसमें z एक्सिस का होगा। ठीक है, यहाँ पे x में से x का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा और y में से y का कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होगा। सो 3 माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉमा यहाँ पे 9 आ रहा है, माइनस इनटू माइनस प्लस एंड दिस इज 3, सो दिस विल गिव्स अस 5 कॉमा 12। ये तो हमारे पास सिंपली पी क्यू आ रहा है। अब हम इस पी क्यू का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहते हैं। अगर इसी को हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लें तो दिस विल बिकम्स 5i यूनिट वेक्टर प्लस 12 इंटू j यूनिट वेक्टर। सिंस 5 इज x कोऑर्डिनेट एंड 12 इज y कोऑर्डिनेट, इसलिए 5 के साथ i यूनिट वेक्टर आ जाएगा और 12 के साथ j यूनिट वेक्टर आएगा। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, क्योंकि हमने उसका स्केलर नंबर में एक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, सो पी क्यू मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स 5 का स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमारे पास सिंपल एक मैग्नीट्यूड का स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला है। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 प्लस 12 का स्क्वायर करते हैं 144 होल स्क्वायर रूट, सम अप करते हैं तो इट विल बिकम्स 169 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज इक्वल्स टू 13। सो यूनिट इसके साथ हम लिखने के बजाय मीटर लिख दें 13 यूनिट्स, जो भी आंसर के तौर पे लिख दें दैट इज़ करेक्ट।